सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बच्चों आज हम यहाँ पर करने वाले हैं और सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ, अभी तक तुमने जो है एमबाइब की ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो इसको जल्दी से प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर लो ताकि तुम यहाँ पर बहुत अमेजिंग तरीके से बच्चों प्रैक्टिस कर पाओ। आज हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो जरूर इसको डाउनलोड करके साथ में प्रैक्टिस जो है वो भी स्टार्ट कर दो ताकि आपका फुल ऑन तैयारी जो है बच्चों यहाँ पर हो पाए। तो हम यहाँ पर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाला पार्ट करने वाले हैं एंड यू कैन नो कि भाई हमारे पास जो है ऑलरेडी ये टॉपिक्स जो है बच्चों कवर हो चुके हैं एंड बहुत सारे टॉपिक्स अभी भी बचे हैं, तो आपको यहाँ पर रेगुलरली क्लास को जो है अटेंड करते रहना है। आज जो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमारे पास एसेंशियली हम 6 लॉज जो आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं ये डिस्कस करने वाले हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शंस, मल्टीपल प्रोपोर्शंस, एवोगाड्रोस लॉ, अपना गाय-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, ऑफ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो यार ये सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अपने ये सारे के सारे लॉज जो हैं बच्चों, ये ऐसे लॉज हैं जो कि साइंटिस्ट ने 1700s, 1800s, 1900s ऐसे सालों के अंदर जो है डिस्कस किए, प्रोवाइड किए। किसके बेसिस पे? जब भी रिएक्शंस कराते हैं तो रिएक्शंस के अंदर जो हमारे वेट रहते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, जो वॉल्यूम्स रहते हैं अगर गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं तो उसके यहां पर रिलेशंस जो है उन्होंने प्रोवाइड करे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर करके। ध्यान रखना यहां पर चीजें जो है किससे रिलेटेड नहीं है, यहां पर चीजें अपने पास मोल्स से रिलेटेड नहीं है, बिकॉज मोल्स का जो फंडा है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को काउंट करने का वाला फंडा जो है अपने पास, ये काफी बाद में आया। और अगर हम यहां पर ये सारे के सारे लॉज देखते हैं तो ये बहुत ही बेसिक से एक्सपेरिमेंट करके जो है साइंटिस्ट ने निकाले थे और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो आज हम पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा यहां पर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है कि भाई जो है पास्ट में क्या क्या हुआ था। तो पास्ट में जो कुछ हुआ था, साइंटिस्ट ने जिस तरीके से कैलकुलेशंस करी थी उसी के बेसिस पे उन्होंने बच्चों यहां पर ये सारे के सारे लॉज जो है यहां पर बनाए हुए हैं। लेट्स गो टू द फर्स्ट लॉ विच इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है बच्चों अपना सबसे बेसिक लॉ है जो कि हम जो है बचपन से पढ़ते हुए आते हैं, 9th 10th के अंदर भी इसको जो है पढ़ा जाता है, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जिसको जो है हम डिनाई नहीं कर सकते। ये हमारा एक अटूट सत्य से जैसा जो है अपने को नजर आता है। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? कि देखो अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन के अंदर हमारे पास जितना रिएक्टेंट्स का मास कंज्यूम होता है उतना ही प्रोडक्ट्स का जो है अपने पास मास क्रिएट होता है। ये अपने पास होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको दूसरी तरीके से बोले तो हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास जो है क्रिएट हो सकता है ना हमारे पास डिस्ट्रॉय हो सकता है। वो हमारे पास क्या करता है कि आपका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है चला जाता है। सो दिस इज अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो यहां पर अगर हम बात करते हैं बच्चों किस तरीके से आप अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं उससे H2O क्रिएट होता है। एंड अंडरस्टैंड दिस, अगर हमारे पास यहां पर हाइड्रोजन की बात करी जाए, सपोज हम इसको वेट की टर्म्स में लिखना चाहें तो इफ वी टेक कि भाई हमारे पास हाइड्रोजन के जो है वो 4 ग्राम है और ऑक्सीजन के जो है वो हमारे पास 32 ग्राम है। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो कितना बनेगा? प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास इनका कॉम्बिनेशन टोटल मिला के जो है 36 ग्राम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो जो यहां पर रिएक्टेंट्स कंज्यूम हुए उनका टोटल मास 4 + 32 है। जो हमारे पास यहां पर प्रोडक्ट्स जो है बने वो हमारे पास कितना हुआ? वो हमारे पास हो गया यहां पर 36 ग्राम। सो दिस इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है जी, ये बात जो है यहां पर क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, एक और चीज कि भाई यहां पर ये किसने दिया था? एंटोइन लेवोइसियर ने। और ये जो अपने पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है बच्चों, ये ध्यान रखना केमिकल रिएक्शंस पे तो अप्लाई होता है बट ये कहां पर अप्लाई नहीं होगा? ये न्यूक्लियर रिएक्शंस पे अप्लाई नहीं होगा। न्यूक्लियर रिएक्शंस हमारे पास ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें मास जो है वो आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, बट ये चीज केमिकल रिएक्शन में नहीं होती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये हमारे पास बच्चों सिर्फ केमिकल रिएक्शन पे जो है वो लगाया जाता है। इसके पीछे से क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। देखो क्वेश्चन में है 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद सम ऑक्सीजन टू मेक 36 ग्राम ऑफ वाटर, देन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज जो है अपने पास कितना होना चाहिए?
जल्दी से जो है बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताओ बच्चों यहाँ पर कि ऑक्सीजन जो है वो कितना यहाँ पर कंज्यूम होगा। एज यू कैन सी कि हमने इसकी कैलकुलेशन जो है वो अभी अभी करी थी, और कैलकुलेशन जो है उसके अंदर क्या लिखना है, सबसे बेसिक चीज अपने को सबसे पहले लिखनी आनी चाहिए कि किस तरीके से हम यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्रेस करेंगे। तो हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पर जो है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम, अमाउंट ऑफ reactant consumed should be equal to amount of product produced। ठीक है जी। तो देखो हमें यह बोला जा रहा है कि यार जब रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन के अंदर हमारे पास 36 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, और रिएक्टेंट्स जो हैं बच्चों अपने पास कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के अपने को कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम दिया हुआ है, और हमसे पूछा हुआ है कि भाई जो वेट ऑफ ऑक्सीजन यहां पर होगा वो कितना होगा। तो ऑब्वियसली अपने पास यहां पर कितना निकल के आना चाहिए, ये हो जाएगा हमारे पास 36 माइनस 4 दैट इज 32 ग्राम। ये अपने पास यहां पर जो है करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। ये हमने सबमिट कर दिया, अपने पास करेक्ट आंसर जो है ये निकल के आएगा। चलिए आपके पास जो है बच्चों यहाँ पर पूरा का पूरा सोल्यूशन जो है वो भी मैंने दिया हुआ है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जो सोल्यूशन जो है वो हमें कहाँ मिलेगा। पूरा का पूरा सोल्यूशन जो है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं, विच इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन भी इसको जो है बोला जाता है। क्या होता है इस लॉ के अंदर, ध्यान से देखते हैं। इस लॉ का ये बोलना है बच्चों कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है तो उसके अंदर हमेशा क्या होगा, एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट मिलेंगे, चाहे आप उस कंपाउंड को कहीं से भी जो है उठा के देख लो। जैसे कि सपोज हम पानी की बात करते हैं। अब पानी का जो है बच्चों हमारे पास क्या बेसिक फंडा रहता है कि यार पानी जो है वो होता है H2O। H2O के अंदर अगर हम 18 ग्राम जो है वो लेके चलते हैं, अगर ये हमारे पास 18 ग्राम है तो इस 18 ग्राम के अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो बच्चों हमारे पास कितना रहता है, वो हमारे पास रहता है हमेशा 2 ग्राम। ऑक्सीजन जो है वो कितना रहता है, 16 ग्राम। आप पानी को कहीं से भी लेके चल लो, आप पानी को कहीं से भी लेके चल लो, आप चाहे जो है ओशन से उठा लो, आप चाहे जो है क्लाउड से उठा लो, आप चाहे जो आइस से उठा लो, कहीं से भी आपके पास अगर पानी है तो इसका कॉम्पोजिशन जो रहता है वो जो आपका रहेगा वो डेफिनेट रहेगा। जो इसका प्रपोर्शन होगा जिसमें आपके जो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं इन सर्टेन रेशो, तो वो आपका जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, हमेशा सेम रहने वाला है। और अगर हम इसको सिंपल रेशो के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें, सिंपल रेशो के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो क्या होगा कि भाई अगर हमारे पास H2O के अंदर हम बोल रहे हैं कि 2 ग्राम जो है हाइड्रोजन है, 16 ग्राम जो है अपने पास ऑक्सीजन है, तो इसका रेशो अपने पास कितना निकल के आएगा, इसका रेशो जो है वो अपने पास 1:8 निकल के आएगा। अब इसी तरीके से अगर हम जो है और ज्यादा मास ले लें, ठीक है, वाटर का, चाहे हम जो है 100 ग्राम भी ले लें, उसके अंदर भी बाय मास जो आपका रेशो रहने वाला है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1:8 रहने वाला है। ये हो गया अपने पास लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन। ठीक है जी, इट वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं यहां पर एक क्वेश्चन के ऊपर जिसमें बोला गया है कि देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास। ठीक है, जो अभी अभी हमने देखा भी था किस तरीके से 1:8 जो है वो निकाला जाता है। So what mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas? ठीक है जी, आपसे ये बोला गया है कि देखो वाटर के अंदर बाय मास रेशो 1:8 का होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। ठीक है, अब अगर मैं हाइड्रोजन जो है वो 3 ग्राम लेके चलता हूं तो ऑक्सीजन मेरे पास जो है कितना रिएक्ट करेगा। क्या हम इसको जो है सिंपल मैथमेटिक्स के थ्रू निकाल सकते हैं, क्या हम इसको यूनिटरी मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं? बिल्कुल आराम से इसको निकाल सकते हैं। क्या होगा सर, कैसे इसको निकालेंगे? यूनिटरी मेथड जो है वो अपने को यूज करना है। क्या बोलेंगे यूनिटरी मेथड में? हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि भाई ये देखिए यहाँ पर 1:8 जो है ये लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि अगर आप जो है यहां पर 1 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं तो पानी बनाने के लिए
ऑक्सीजन जो है कितना रिएक्ट करेगा, सो इट रिएक्ट्स विद 8 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है जी। तो अब यहां पर बोला गया है कि अगर हाइड्रोजन आपने 3 ग्राम लिया है तो 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यूनिटरी मेथड यहां की बात कर रहे हैं हम, तो कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 3, दैट इज टोटल मिला के हमारे पास 24 ग्राम जो है ये निकल के आएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? यस, करेक्ट आंसर हमारा क्या निकल के आ रहा है? तो करेक्ट आंसर हो गया अपने पास 24 ग्राम एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। सोल्यूशन जो है हम बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे जैसे अभी अभी हमने डिस्क्राइब करा। इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, यूनिटरी मेथड। चलो नेक्स्ट हमारे यहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस पे, जैसे जॉन डाल्टन ने दिया था। तो ये अपने पास क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। इफ टू एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड अगर बनाते हैं दो एलिमेंट, then masses of one element combined with a fixed mass of the second element are in the ratios of small integers या small whole numbers। क्या मतलब हो इसका, ध्यान से इसको देखो, अपना जो फंडा है वो बिल्कुल समझ में आएगा। इसके बहुत डिटेल एग्जांपल जो है वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। तो डिटेल एग्जांपल में सपोज हम यहां पर बात कर रहे हैं बच्चों हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की। ये जो अपने पास दो एलिमेंट हैं, ये दो एलिमेंट कंबाइन करके दो कंपाउंड अपने क्रिएट कर सकते हैं। पहला कंपाउंड है ऑब्वियसली अपने पास H2O, दूसरा अपने पास कंपाउंड है यहां पर H2O2 विच इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब यहां पर H2O के अंदर अगर हम 18 ग्राम H2O लेके चलते हैं, उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि यार ये जो है हाइड्रोजन उसका 2 ग्राम यहां पर होगा, ऑक्सीजन का 16 ग्राम हमारे पास होगा। बट अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर देखें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इसका हम कितना लेके चल रहे हैं, इसका हम सपोज 34 ग्राम लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसका हमने लिया था 18 ग्राम, तो 34 ग्राम के अंदर 2 ग्राम बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास कितना होगा 32 ग्राम। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर हम हाइड्रोजन के एक फिक्स्ड मास के साथ विच इज 2 ग्राम, फिक्स्ड मास के साथ दूसरा एलिमेंट विच इज व्हाट, ऑक्सीजन, कितना रिएक्ट कर रहा है, इसको अगर हम देखें तो 16 और 32 इतना अपने पास रिएक्ट कर रहा है। 16 और 32 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज स्मॉल इंटीजर या होल नंबर रेशो में। कैसे हम लिख सकते हैं इसको, 16:32 कितना होने वाला है 1:2 है कि नहीं, सिंपल रेशो अपने पास। यही अपना जो है ये वाला लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस बोलता है। एक अपने पास यहां पर हम लेके चल रहे हैं कि भाई अपने पास दो एलिमेंट हैं और दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड अगर क्रिएट कर रहे हैं तो एक के फिक्स्ड मास के साथ दूसरा अपने पास जो है कितना रिएक्ट करेगा, दूसरा एलिमेंट कितना रिएक्ट करेगा, उसका मास का जो रेशो होने वाला है वो अपने पास सिंपल रेशो यहां पर होने वाला है। ठीक है जी, एक और एग्जांपल करके देख लें, यहां पर एक और एग्जांपल करेंगे और क्लियर हो जाएगा। और देखो यहां पर जो है नेक्स्ट एग्जांपल बहुत ही मस्त एग्जांपल है। इसके अंदर मैंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के यहां पर कंपाउंड रखे हैं और 5-5 कंपाउंड जो है यहां पर तुम देखने वाले हो। और इससे रिलेटेड अब हम कैलकुलेशन जो है वो करते हैं कि किस तरीके से यहां पर बात हो रही है। देखो अगर हमारे पास N2O की बात करें तो N2O के अंदर हमारा 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। NO के अंदर 14 ग्राम नाइट्रोजन के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, या फिर अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ डेटा देख लो कि 28 ग्राम के साथ 32 ग्राम जो है वो हमारे पास ये रिएक्ट करता है। N2O3 के अंदर सिमिलरली 28 ग्राम के साथ 48 ग्राम, यहां पर N2O4 के अंदर 28 ग्राम के साथ 64 एंड N2O5 के अंदर 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ 80 ग्राम ऑक्सीजन ये रिएक्ट करता है। ये एक्सपेरिमेंटली तुम निकाल सकते हो, एक्सपेरिमेंटली लैब के अंदर हम जाके देख सकते हैं कि यस ये डेटा अपने पास रहता है। अब ये डेटा हमारे पास आया, अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या बोलता है कि देखो अगर हम
28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है अलग अलग कंपाउंड बनाने के लिए, इसको अगर हम देखते हैं तो वो हमारे पास क्या रहने वाला है, वो हमारे पास सिंपल रेशियो के फॉर्म में रहने वाला है। सिंपल रेशियो कैसे निकल के आ रहा है, जैसे यहां से उठाओ 16:32:48:64:80, तो ये हमारे पास कितना हो गया 1:2:3:4:5 का रेशियो बच्चों यहां पर निकल के आ रहा है। दिस इज अगेन हमारे पास क्या शो कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हर जगह वैलिड है जहां पर दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड जो है क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है वाली बात, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज क्या है, क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन के अंदर यहां पर आपसे पूछा गया है बच्चों कि अमंग फॉलोइंग ऑप्शंस किसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वो आपका फॉलो हो सकता है। ठीक है, H2SO2, CO2H2O, CO2CO एंड SO2CO, तो कहां भी हो सकता है, क्या बोलता है अपना स्टेटमेंट, ये तभी फॉलो होगा जब अपने दो एलिमेंट्स एक से ज्यादा कंपाउंड क्रिएट करें। तो यहां पर अपने को क्लियरली दिख रहा है कि सिर्फ दो एलिमेंट कहां पर मेंशन है, सी ऑप्शन के अंदर, CO2 एंड CO, ये कार्बन और ऑक्सीजन दो ही एलिमेंट से बने हुए हैं। ठीक है, बट एक से ज्यादा कंपाउंड अपने पास है। बाकी सारे ऑप्शन में क्या है, अपने तीन एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है। तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए CO2 और CO। और वापस से इसके अंदर आप अगर रेशियोज का कैलकुलेशन करोगे तो सिंपल आपके पास रेशियो निकल के आएगा। सो दिस इज योर नेक्स्ट लॉ, और उससे रिलेटेड कंप्लीट अपन ने यहां पर फंडा जो है क्लियर कर लिया है। चलिए, ये आपके पास यहां पर इसका सोल्यूशन प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं बच्चों, हमारे पास वो है एवोगैड्रोस लॉ। व्हाट इज एवोगैड्रोस लॉ, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, और ऑब्वियसली किसने दिया था, एवोगैड्रो ने दिया था। ये स्टेटमेंट बोलता है कि एवरी इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, क्या बोलता है स्टेटमेंट अपने पास कि अगर हम यहां पर गैसेस को ऑब्जर्व करते हैं तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन और सेम वॉल्यूम अगर हम ये लेके चलते हैं एक से ज्यादा टाइप की गैसेस का, तो सेम कंडीशंस में उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका नंबर जो है वो सेम मिलेगा। ठीक है, जैसे कि सपोज हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, देखो सेम कंटेनर है ना, सेम वॉल्यूम का कंटेनर है, सेम टेम्परेचर लेके चल लो, सेम प्रेशर लेके चल लो, तो ऐसे केस में जो आपको यहां पर नंबर मिलेगा मॉलिक्यूल्स का और यहां पर मिलेगा मॉलिक्यूल्स का नंबर, वो सेम होने वाला है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉ है, बड़ा ही अपने पास इंटरेस्टिंग लॉ है, और इसका काम जो है वो अपने पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ही जरूरी है। इसको समझना और इसको यूज करना बच्चों अपने पास पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में जो है काम में आता है, बिकॉज गैसेस के अंदर ये रिलेशन बहुत ही यूनिक सा रिलेशन है। ये आपको कहां नहीं मिलेगा, ये आपको लिक्विड के अंदर नहीं मिलेगा, ये सॉलिड में नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने दो सॉलिड लिए, सेम कंडीशंस ली उनकी, तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, ये नहीं होगा। दो अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स हैं, लिक्विड फॉर्म में हैं, सेम आपका वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है, तो सेम मॉलिक्यूल्स मिलेंगे क्या, नहीं। बट गैसेस के अंदर ये अपना लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ जो है ये अपने पास रहता है। और एक छोटा सा फैक्चुअल बात तो मैं बता देता हूं, वो फैक्चुअल बात ये है कि अगर बच्चों हम यहां पर एक कंडीशन की बात करें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, तो वो क्या होती है, बिकॉज जैसा मैंने बोला कि ये लॉ बहुत काम में आता है, और सेम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे यहां पर हम इस लॉ को अप्लाई करते हैं, तो यार ये जो लॉ है सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे जब अप्लाई किया जाता है तो काफी बार STP पे अप्लाई किया जाता है, विच इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का क्या मतलब है, ध्यान से सुन लो। ये होता है बच्चों हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कंडीशन अपने को क्लियर है,
और प्रेशर की कंडीशन जो है उसके बारे में मैं यहां पर एक स्टार मार्क करके तुम्हें लिख देता हूं कि इसकी दो डेफिनेशंस जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि न्यू डेफिनेशन जो है एसटीपी की, उसमें जो प्रेशर होता है बच्चों वो आपका 1 बार होता है। और एक पुरानी डेफिनेशन भी है, ओल्ड डेफिनेशन। अब आप पूछोगे कि सर ये नया नया कौन देता रहता है, कौन जो है नया नया अपने पास डेफिनेशन देता रहता है? तो यार ये सब जो है आईयूपीएसी का करा धरा है और उसकी जो है टाइम के रिक्वायरमेंट के साथ डेफिनेशंस थोड़ी बहुत चेंज होती रहती हैं, आपको पता होना चाहिए। और ये ध्यान रखना कि आप जब यहां पर क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, चाहे आप जेई के क्वेश्चन करें, नीट के क्वेश्चन करें, बोर्ड्स के क्वेश्चन करें, मैक्सिमम जगह जो एसटीपी की डेफिनेशन होने वाली है उसमें 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होने वाला है, और जो प्रेशर होने वाला है वो होने वाला है 1 atm। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका यहां पर मोस्ट यूज डेफिनेशन है। ये आपकी जो है मैक्सिमम जगह काम आने वाली जो है वो डेफिनेशन है। इसको मैं यहां पर जो है स्टार मार्क करके लिख देता हूं कि यार ये जो है ये आपकी मोस्ट यूज्ड डेफिनेशन रहती है। ठीक है, ये एक फैक्चुअल बात है। ठीक है, एक फैक्चुअल बात है, याद रखने का बात है। यूज आपके जो है पूरे के पूरे कोर्स के अंदर ये आती है। सो ओवरऑल अपने पास एवोगैड्रो लॉ जो है वो क्लियर हो गया है। अब इसके बेसिस पे जो है आगे क्वेश्चंस जब आप लगाते जाओगे तो आपको मजा आएगा कि यार ये तो काफी इंटरेस्टिंग लॉ है। और एक और चीज मैं यहां पर दिखा देता हूं, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। यार ये गाय लुजेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, ये जो लॉ है ये भी गैसेस से रिलेटेड है। ठीक है, और एवोगैड्रो लॉ के साथ ही इसको जो है काफी बार यूज करा जाता है। ये लॉ जो है ऑब्वियसली इट्स अ डिफरेंट लॉ एज कंपेयर टू एवोगैड्रोस लॉ, बट इनको साथ में जो है काफी क्वेश्चंस के अंदर यूटिलाइज किया जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। ये लॉ आपका क्या बोलता है, बहुत ध्यान से सुनिए। ये लॉ आपका बोलता है व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, वापस से जैसे हम एवोगैड्रोस लॉ के डिस्कस करते हैं कि भैया अपने पास सेम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन अगर हम लेके चलें तो अलग अलग गैसेस के अंदर जो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो सेम रहते हैं। अब बात करें हम रिएक्शंस में, अगर रिएक्शंस जो हैं वो गैसेस के बीच में हो रही हैं, अगर रिएक्शंस गैसेस के बीच में हो रही हैं तो सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे जो आपकी रिएक्शन होगी उसमें जो अलग अलग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो वॉल्यूम के रेशो में, सिंपल वॉल्यूम के रेशो में आपका रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं यहां पर, जैसे देखो अपने पास यहां पर ये वाली गैसेस है। ठीक है, अपने पास गैसेस है H2 और Cl2। जल्दी से मुझे बताओ कि H2Cl2 अगर रिएक्ट करता है बच्चों तो क्या प्रोडक्ट अपना जो है मिलता है? वी गेट HCl, है ना। तो अब यहां पर अगर ध्यान से हम देखें तो यार H2 जो है, सपोज हमने H2 लिया है 1 लीटर। ठीक है, और जो हमने बच्चों यहां पर Cl2 लिया है वो हमारे पास अगेन 1 लीटर है। नाउ अकॉर्डिंग टू द बेसिक रिएक्शन, अगर हम एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन यहां पर लिखें तो H2 और Cl2 जब रिएक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 2HCl देंगे। ये हमारे पास क्या हो गई, ये बेसिक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कोई। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यहां पर जैसे आपके यहां पर ये बेसिक नंबर्स लिखे हुए हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में, विच इज कि 1H2 reacts with 1Cl2 to give 2HCl, बिल्कुल वैसे ही आप वॉल्यूम के बारे में भी लिख सकते हो कि एट सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन 1 liter of hydrogen reacts with 1 liter of chlorine and it gives what? It gives your 2 liter of HCl। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास गाय-लुजेक्स लॉ है कि भैया देखो वॉल्यूम का जो रेशो होने वाला है वो आपका सिंपल रेशो ही रहेगा, जस्ट लाइक योर
मोल्स और मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम जो है, जिस रेशो में आपकी गैसेस रिएक्ट करती हैं या जिस रेशो में आपका यहां पर जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, वो सिंपल रेशो लेने वाला है। यू कैन अंडरस्टैंड, ये भी अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है और इसको भी यूज करना हमें आना चाहिए गैसेस के केस में, जहां गैसेस की आपके पास रिएक्शन हो रही है। ठीक है जी, यस। नेक्स्ट, एक चीज ध्यान रखना बच्चों, वापस से जैसे एसटीपी की अगर बात करी जाए तो एसटीपी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस कौन सी वाली? ओल्ड डेफिनेशन वाली, जिसमें टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर आपके पास 180 एम है। उस पे अगर हम वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, जैसे 1 मोल गैस है हमारे पास, 1 मोल गैस का वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वो बच्चों हमारे पास 22.4 लीटर होता है। एंड ये जो फैक्ट है कि 1 मोल गैस एसटीपी पे 22.4 लीटर होती है, ये सारी गैसेस पे अप्लाई होगा। ये क्या होगा? ये सारी गैसेस पे आपके पास एप्लीकेबल होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू गाय-लुसिग्स लॉ, सेम सिमिलर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे आपका जो वॉल्यूम की कंडीशंस हो जाती हैं वो सिमिलर हो जाती हैं, और अगर रिएक्शंस की बात करो तो वो सिंपल रेशियोज के अंदर होती है कि नहीं? तो ये भी एक फैक्चुअल बात है, इसको भी याद रखना है। इसको किसके साथ याद रखना है? एवोगैड्रोस लॉ के साथ, कि एसटीपी की अगर हम बात करें तो एसटीपी क्या होता है, और साथ में सेम जो है आपके पास कंडीशन पे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी भी गैस के देखने को मिलते हैं। राइट, ये हो गया बच्चों अपने पास नेक्स्ट लॉ। अमेजिंग तरीके से हमने कर लिया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं कुछ। यहाँ पर जो हमने गैसेस से रिलेटेड बात करी है उससे क्वेश्चन लगाएंगे तो और अपने फंडे यहाँ पर जो है क्लियर होंगे। क्या है अपने पास? पहला क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 एंड SO2 आर 32 एंड 64 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, at 15 degree Celsius and 150 mm of Hg pressure, 1 liter of O2 contains n molecules. The number of molecules in 2 liter of SO2 under the same condition of temperature and pressure क्या होगा? तो क्वेश्चन के अंदर हमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 पूछा गया है in 2 liters of SO2, 2 liters of SO2 when at certain temperature pressure condition 1 liter of O2 contains n molecules। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? क्या फंडा बच्चा अपना लगाया होना चाहिए कि सर देखो, अगर हम सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन रखें तो सेम वॉल्यूम में आपका अलग अलग गैसेस अगर डालोगे तो आपके मॉलिक्यूल्स सेम निकलेंगे, है ना? ये क्या हो जाता है हमारे पास? ये हो जाता है हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, isn't it? So according to Avogadro's hypothesis, हमारे पास सेम टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम कंडीशन पे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहने वाले हैं। नाउ हमसे बोला गया है कि भाई देखो, हमारे पास O2 के, है ना, 1 लीटर O2 जो है उसके अंदर तो कितने हैं? n मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका मतलब एट सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन 1 लीटर SO2 के अंदर भी n मॉलिक्यूल्स ही होने चाहिए। पर अब डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस आएगा जब आप 2 लीटर SO2 ले लोगे। भाई 1 लीटर के अंदर अपने पास n मॉलिक्यूल्स हैं, तो अब आपने क्या करा? 1 लीटर प्लस 1 लीटर, 2 लीटर जो है वो आपने ले लिए। तो 1 के अंदर अपने पास कितना होता है? n। तो 2 के अंदर कितना हो जाएगा भैया? 2n मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ये फंडा अपने पास जो है निकल के आ गया, है कि नहीं है? क्या ये हमारे पास करेक्ट आंसर है? यस, ये हमारे पास जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, अपना एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग ये बेसिक फंडा निकल के आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन गैसेस से रिलेटेड है। यहां पर क्या दिया गया है इसको देखते हैं। 4 1 liter flasks are separately filled with the gases H2, He, O2 and O3 at the same temperature and pressure. Again temperature pressure condition same given है। Then the ratio of total number of atoms of these gases present in different flasks would be। अब आपसे पूछा गया है कि आपका सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन जो है वो गिवन है और उस पे
आपके ये गैसेस, 4 तरह की गैसेस, इसको फिल किया गया है 1 लीटर फ्लास्क के अंदर। इसका मतलब सारी गैसेस का वॉल्यूम भी 1111 लीटर है, मतलब सेम है। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम हो जाएंगे, है कि नहीं है? अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस यहां पर अपना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, ऑफ ऑल गैसेस शुड बी सेम, ठीक है। अब थिंग इज कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल सेम है तो यहां क्या हम 1:1:1:1 आंसर लगा दें? नहीं, अगर वो हम लगा देंगे तो अपनी गलत हो जाएगा, गलत चीज नहीं हो जाएगी। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमसे पूछा गया है रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स का रेशियो जो है वो पूछा गया है, नॉट मॉलिक्यूल्स। तो सर डिफरेंस कहां है? डिफरेंस है इस लैंग्वेज में कि अगर आप इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग H2 का एक मॉलिक्यूल उठाते हैं बच्चों, यहां पर अगर H2 का आप एक मॉलिक्यूल उठाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर एटम्स कितने हो जाएंगे? मॉलिक्यूल सपोज हमारे पास एक है, तो H2 के अंदर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, इजंट इट? तो यार यहां पर अपने पास एटम जो है वो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 2, ठीक है। एटम्स जो है वो 2 हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं यहां पर He की, तो He जो है एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम होता है, इट्स अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। सारी अपने पास जो भी ये गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस, उसके अंदर क्या रहते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो रहते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर O2 की, तो O2 का एक मॉलिक्यूल अगर हम लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर एटम कितने हैं? 2। और सिमिलरली अगर ओजोन की बात करें तो फिर अपने पास नंबर ऑफ एटम्स हो जाते हैं 3। इसका मतलब अगर इनके मॉलिक्यूल्स का नंबर सेम रहेगा तो एटम्स का नंबर क्या हो जाएगा? एटम्स का नंबर हो जाएगा 2:1:2:3 के रेशियो में, है कि नहीं? एटम्स का रेशियो जो है वो 2:1:2:3 के रेशियो में ये अपना निकल के आना चाहिए। तो इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर बच्चों क्या होने वाला है? यहां पर करेक्ट आंसर अपने पास हो जाएगा ये, बिल्कुल सही बात है ना जी? तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस हमने करके देखा। चलिए, एंड द लास्ट लॉ फॉर टुडे इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। अब ये वाला जो लॉ है ये हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, बट इसकी लैंग्वेज जो है एक बार हम पढ़ेंगे और इसको एक डायग्राम के फॉर्म में बना के देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये जेरेमिया रिक्टर ने दिया था अपने पास, और इसका स्टेटमेंट जो है वो अपना क्या है? When two elements combine separately with fixed mass of third element, जैसे कि CO2 and SO2, then the ratio of their masses in which they do so is either the same or some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other. एग्जाम्पल लेके चलते हैं CO2, SO2 और CS2 का। तो अब तुम्हें जो है यहां पर सबसे पहले एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम में देखो हम क्या लिखेंगे? डायग्राम में हम लिखेंगे कोई भी जिस 3 एलिमेंट्स की बात कर रही है उनको एक ट्राइंगल के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है जी। इनको हम एक ट्राइंगल के फॉर्म में यहां पर लिख देंगे। अब एक बार हमने इसको ट्राइंगल के फॉर्म में लिख दिया, उसके बाद हम ये बोलेंगे कि देखिए कार्बन और ऑक्सीजन जब ये हमारे पास कंबाइन कर रहे हैं और CO2 बना रहे हैं, तो इस केस में CO2 जब हमारे पास बनेगा, ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे कि यार CO2 बन रहा है, और देखिए CO2 के अंदर बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास रहता है वो कितना रहता है? 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट करता है 32 ग्राम आपके ऑक्सीजन से। इजंट इट? बेसिक जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट चीज, अगर हमारे पास ऑक्सीजन और सल्फर ये रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? ये रिएक्ट करके SO2 बना रहे हैं, ठीक है। तो SO2 के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो 32 ग्राम अगर हम लेके चलें
तो कितने सल्फर से रिएक्ट करती है? वो रिएक्ट करती है अगेन हमारे पास 32 ग्राम सल्फर से। ठीक है, नाउ अब कार्बन और ऑक्सीजन CO2 बनाते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन SO2 बनाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कार्बन और सल्फर ये जब रिएक्ट करके अपने पास कंपाउंड क्रिएट करते हैं तो वो कौन सा क्रिएट करते हैं? वो हम लेके चल रहे हैं बच्चों CS2। ठीक है, नाउ CS2 के अंदर अगर हम देखें तो कार्बन 12 ग्राम अगर हमारे पास है तो सल्फर जो है उसके साथ कितना रिएक्ट करता है? वो 64 ग्राम रिएक्ट करता है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं रेशो की। कौन सा वाला रेशो? इसको ध्यान से समझना। हम यहां पर बात कर रहे हैं बच्चों जब रेशो की, तो वो अब हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू कि देखो ऑक्सीजन का 32 ग्राम, यहां पर ऑक्सीजन का 32 ग्राम, ऑक्सीजन का हम लेके चल रहे हैं यहां पर अगर 32 ग्राम, ठीक है, ऑक्सीजन का अगर हम 32 ग्राम लेके चल रहे हैं तो कार्बन जो उससे रिएक्ट कर रहा है वो 12 कर रहा है और सल्फर जो रिएक्ट कर रहा है वो अपने पास 32 रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं इस 12:32 रेशो की। और नेक्स्ट यहां पर CS2 के अंदर जो है आपके पास वो क्या है? वो आपके पास 12:64 है। तो हम यहां पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए यहां पर जो ये वाले रेशो होंगे 12:32 और 12:64, ये जो हमारे पास रेशो हैं इनमें क्या रिलेशन रहेगा? इनमें क्या रिलेशन रहेगा बच्चों? इनमें हमारे पास क्या रिलेशन रहेगा? इनमें सिंपल होल नंबर रेशो जो है वो रहेगा। अगर हम 12:32, 12:64 इसको लेके चलते हैं, ठीक है, तो आप जैसे इसको यहां पर क्या कर लो, इसको डिवीजन में ले लो, है ना। इसको अगर डिवीजन में लोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा? ये आपके पास निकल के आएगा 64/32, दैट इज, है ना, 12 से 12 कट गया तो ये अपने पास कितना निकल के आ रहा है? 2:1, है कि नहीं? तो हमने क्या करा? हमने ऑक्सीजन के सेम मास से जितना कार्बन सल्फर रिएक्ट कर रहा है और कार्बन सल्फर जब खुद रिएक्ट कर रहा है तो किस मास रेशो के अंदर रिएक्ट कर रहा है, इन दोनों चीज का रेशो अगर लिया तो हमारे पास सिंपल होल नंबर रेशो निकल के आ रहा है। ठीक है जी, ये है हमारे पास, ठीक है, ये है हमारे पास बेटा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ठीक है जी, यस, क्लियर है वाली बात। तो ये हमारा फंडा जो है आज का लास्ट फंडा हो गया है और अब तुम्हारे पास यहां पर जो है समरी आ रही है लिखी हुई। तो ध्यान से देखो, सारे के सारे लॉज एज अ समरी मैंने तुम्हें यहां पर प्रोवाइड कर दिए हैं। क्या क्या है ध्यान से देखो। पहला है अपने पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना आपका रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतना आपका प्रोडक्ट जो है वो बनने वाला है। सेकेंड है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो बोलता है कि एक कंपाउंड को आप दुनिया में कहीं से भी उठाओ उसके अंदर जो मास का रेशो रहने वाला है एलिमेंट्स का वो हमेशा सेम रहेगा। तीसरा है टू एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंड विद अ फिक्स मास ऑफ सेकंड एलिमेंट एंड द रेशियो ऑफ स्मॉल इंटीजर्स। तो ये क्या हो गया? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। Equal number of gases at same temperature pressure should contain equal number of molecules, Avogadro's law. When gases combine or are produced in chemical reaction, they do so in simple ratio by volume, provided all gases are at the same temperature and pressure. That is Guy-Lussac's law of gaseous volumes. And last, law of reciprocal proportions, when two elements combine separately with fixed mass of third element, then the ratio of their mass in which they do so either the same or simple whole number multiple ratio. ठीक है, ये हो गया अपने पास सारे के सारे लॉज एक बार में हमने समझ लिए हैं। आई होप जो है बिल्कुल क्लियर हो गए हों। और यहाँ पर अगर क्लियर हो गए हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों कि अब आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है? एम्बाइब जो है, एम्बाइब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहाँ पर आप चूज करिए केमिस्ट्री, वहाँ पर आप चूज करिए सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वहाँ पर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इस टॉपिक के ऊपर आपको
वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो प्रैक्टिस अब आपको करनी है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने वाला है। ये फंडा हमेशा ध्यान रखना कि आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, आप चाहे बोर्ड्स की तैयारी करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लैरिटी आएगी, उतना ज्यादा मार्क्स आएंगे। ये मैं गारंटी जो है तुम्हें दे रहा हूं। सो दिस इज योर सिल्वर सर, और आज हम यहां पर अपना लेक्चर खत्म करते हैं। बाय एवरीवन, कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.